नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संभल में जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर निशाना साध रही हैं। उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर, बिहार से भी आवाजें उठने लगी हैं। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर आवाज उठा दी है। अभी कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो बहराइच में क्या कुछ हुआ, वहां पर भी कुछ कमोबेश ऐसा ही माहौल देखने को मिला। और अब संभल में हालात बेकाबू हुए और अब वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक हस्तियां वहां पर नहीं जा सकती हैं। सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन सरकार और पुलिस के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान लक्ष्मण यादव जी। राजनीतिक विश्लेषक हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखते आते हैं और हमने कई बार देखा है, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हुए हैं जिस पर लक्ष्मण यादव अपनी बात डंके की चोट पर रखते आए हैं। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। लक्ष्मण जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर उसका आकलन आप कैसे करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं? उसको लेकर जो जो भी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर आपकी राय क्या है? निश्चित रूप से सवाल ये है कि हम्म। राम मंदिर का जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो भावनाओं के आलोक में वो फैसला दिया था। ये इस देश को भूलना नहीं चाहिए, सबूत उस तरह के नहीं थे। लेकिन उस समय ये माना गया कि चलिए एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र था, बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर। तो चलिए विवाद खत्म हुआ, कोर्ट का फैसला आ गया, अब मंदिर बनेगा। अब ये विवाद खत्म हो जाएगा, मस्जिद से मंदिर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, कुछ और सवाल होंगे देश में। लेकिन उस समय भी हम लोग ये बात कह रहे थे कि आरएसएस ने 2-3 जी। हज़ार ऐसे चिन्हित किए हैं जगहें, जहाँ जी। पर वो कहते हैं कि पहले मंदिर था, वहाँ मस्जिद बना दी गई तोड़ करके, हमें वापस वो सारे स्थल जी। चाहिए। तो उसके बाद ये बहस तेज होने लगी कि भाई ऐसा होगा क्या? फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया और बयान ये था कि हमें हर मस्जिद के नीचे से मंदिर नहीं खोजना चाहिए। राम मंदिर सबसे बड़ा केंद्र था, मामला खत्म हुआ, छोड़ा जाए। लेकिन आरएसएस प्रमुख के बयान को भी न मानते हुए उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम झगड़े का, सांप्रदायिक नफरत का सबसे बड़ा केंद्र और प्रयोगशाला बन रहा है। आपने अपने सवाल में एक बहुत शानदार लाइन बोली है, मैं उसे दोहराकर अपने उत्तर में जोड़ रहा हूं कि पहले उसका एक नारा दे करके एक थ्योरी बताई गई, अब उसके प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है कि नहीं-नहीं, अब मस्जिद मस्जिद है, उसको उसके नीचे मंदिर है, इसका हम तुरंत याचिका दायर करेंगे, 1 दिन में उसके सर्वे का आदेश आ जाएगा, एक बार सर्वे हो जाएगा, दोबारा फिर होगा। ये प्रयोग है और ये संयोग नहीं है, प्रयोग है और ये हुँ, हुँ। केवल इसलिए प्रयोग है क्योंकि इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगा करके, मंदिर मस्जिद के झगड़े लगा करके, गरीब, कमज़ोर, मज़लूम जी। को दंगे में लपेटा जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर लक्ष्मण यादव जी, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच देखा, उसके बाद अब संभल में हमने देखा। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये 2 महीने के अंदर 2 दंगे हमारे सामने हो गए। तो उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि एक परसेप्शन एक ये भी बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि यहां पर उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ठीक बात है। आप बहराइच हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी हुआ। बहराइच में तो ऐसा कोई मामला भी नहीं था। आप सोचें, आप मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाए, केवल इसी बात से मुसलमान मारे नहीं जाएँगे। ऐसा भी होगा कि मस्जिद के सामने डीजे बजेगा। तो क्या इस देश में अब मस्जिद के सामने से डीजे भी ना बजे? टेलीविज़न पर बैठ कर के बड़े-बड़े विचारक, चिंतक, जिनके नेता बीजेपी, आरएसएस के सिम्पैथाइज़र, जिनके अपने बच्चे किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लाखों रुपए की फीस वाले में, और हम तो देश भर में रोज़, मतलब कई साल से ये बात चीख करके कह रहे हैं कि उनके जो सक्षम है, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। और वो यहाँ पर जी। आग लगाते हैं कि अब हिंदू ये भी नहीं कर पाएगा, मस्जिद के जी। सामने से डीजे नहीं बजेगा अब मस्जिद का। तो बहराइच में वो हुआ और अब जो है यहाँ पर हुआ। बहराइच में एक जी। बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी के लोगों पर एफआईआर किया। पता नहीं कोर्ट में उस पर कोई फैसला दिया कि नहीं, यहाँ सर्वे का फैसला जल्दी दे दिया। अब आपका सवाल जो मूल सवाल है, असल में ये आग इसलिए लगवाई जा रही है कि कोई 500 साल का बदला नहीं लेना है, 2 काम करने हैं। मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश करो साफ तौर पर। वोट डालने जाएं तो बंदूक तान दो, उनको आप आई कार्ड चेक करने के बहाने उन्हें घर में लपेट दो
उनको वोट न डालने दो। लोकतंत्र, आज तो संविधान दिवस के दिन हम और आप बात कर रहे हैं ना, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज ये बात कहने का। संविधान की सबसे बड़ी शर्त, एक वादा, एक करार ये था कि हम एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार और एक वोट की एक कीमत, हिंदू मुसलमान जाति धर्म सब पे ऊपर। इसी उत्तर प्रदेश का असली मॉडल यह है कि वोट नहीं डालने देंगे अगर आप मुसलमान हैं तो, सीधे तौर पे कहा गया। और इसके सबूत दिए, समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदे इसके सबूत दिए, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। एक तरफ ये है कि मुसलमानों को उनका हक छीन लो, उनको अपमानित करो, उनको जलील करो, उनके मस्जिद के सामने डांस करो, उनको आपत्तिजनक गाने बनवा करके बजाओ, उनको शिक्षा रोजगार न दे करके देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाओ। और दूसरी तरफ हिंदुओं को गोलबंद कर दो, ताकि न जाति जनगणना पर बात हो, न बेरोजगारी पर बात हो, न शिक्षा बर्बाद हो रही उस पर बात हो, न महंगाई पर बात हो। हिंदू नाम पर कोई बाबा यात्रा निकालने लगेगा, कोई कहेगा बटोगे तो कटोगे। ये है असली खेल। और इसकी वजह से 500 साल का हिसाब, बाबर का बदला जो है अकरम से लिया जाएगा, और गरीब दोनों खेमे में जो है ना वो मारा जाएगा। और इसका प्रयोगशाला बन रहा है उत्तर प्रदेश, जो पूरे संविधान पर सबसे बड़ा संकट बन चुका। अच्छा लक्ष्मण जी, बहराइच और संभल में जो हुआ वो उन दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है? पुलिस के ऊपर, पुलिस की कार्यशैली पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो बहराइच हो चाहे वो संभल हो। और समाजवादी पार्टी ने तो खैर खुलकर इसका विरोध किया कि पुलिस से यहां पर सरकार अपने काम करवा रही है, चुनाव में धांधली करवा रही है। उपचुनाव में भी हमने देखा कि पुलिस के ऊपर कई सारे आरोप लगे। संभल की बात करें तो वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए। तो इन तमाम बातों को कैसे देखते हैं आप? ये इतना साफ दिख रहा है कि अगर बस आप देखने के लिए आंख खुली रखे हो तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि इनमें और उनमें अंतर क्या है। कब जो है एसपी लाइव आकर के कहेगा कि अब गोली मार देंगे, अगर आप आएंगे तो हम आपको गोली मार देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम एनएसए लगाएंगे। हमने 800 लोगों को बेनाम अनाम लोगों, अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर लिए। तो 800 लोगों के नाम जब अज्ञात एफआईआर दर्ज होती, इसका मतलब ये है कि हजारों लोग को पकड़ के पुलिस ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अज्ञात में सब आ गए। ये पुलिस का रवैया है। इसी उत्तर प्रदेश में थोड़ा और पीछे जाएं तो गौ तस्करी के विवाद में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई। पुलिस थे, वर्दी में थे, सब कुछ था। पुलिस जब अपने लोगों को नहीं बचा पा रही है, पुलिस अपना परमानेंट डीजीपी नहीं ले आ पा रही है, पुलिस खोज रही है, इतने तरह के अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये निर्देश पुलिस का नहीं है, ये निर्देश नेताओं का है जिनके हाथ में पुलिस है। मैं तो कई बार सोचता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि एक आईएएस आईपीएस एसोसिएशन जैसा कुछ होता है, क्या उसको नहीं लग रहा कि किस जगह कानून का रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है, लेकिन वोट न डालने देना आपकी जिम्मेदारी कब हो गई? अगर कोई सरकार आपसे कह रही है कि फला बूथ पर इतने % वोट से ज्यादा होनी नहीं चाहिए वोटिंग, ये सब लोग जान रहे हैं, बस ये कहीं अखबार में नहीं लिखा है, कोई बयान नहीं दे रहा है, इसका मतलब सबूत नहीं है। पर्याप्त सबूत है, 2-2 पर्ची दे दो, और इस बूथ पर चूंकि मुस्लिम हैं, यहां पर भाजपा विरोधी हैं, तो वोट न डालने दो। और पुलिस अधिकारी उस काम में लग जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी जाति देखकर, धर्म देखकर कहां गोली मारना है, कहां जेल में डालना है और कहां चुपचाप निकल लेना है, ये जब आप होते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब आप कहां कानून के राज से चल रहे हो, संविधान के राज से कहां चल रहे हो। आपके सामने जब मुसलमान होता है, आपके सामने जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आपको चिन्हित कर दिया गया है कि इनको तो लाठी मार करके कुछ भी कर लेना है, सर्वे होने वाला है, सर्वे होने के नाम पर जब आप जा रहे हो, तो क्या पुलिस को, प्रशासन को या लोकल इंटेलिजेंस को ये नहीं पता था कि वहां विवाद हो सकता है? आपने कोई तैयारी की थी आपके? और पुलिस एक प्रज्ञा जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये जो सर्वे करने वकील गया, वकील के साथ कौन लोग थे जो नारा लगा रहे थे और उनके आसपास भी पुलिस खड़ी थी जी, जय श्री राम का नारा लग रहा था उन बस्तियों में चढ़ाते हुए जी, ये अब लेके रहेंगे मंदिर, ये है रामलला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अच्छा लक्ष्मण यादव जी, लोग कह रहे हैं और अखिलेश यादव खुद एक बात कह रहे हैं कि ये सरकार ने कराया है दंगा। इन बातों में कितना दम दिखाई देता है आपको? क्या ये पहले से सुनियोजित था? सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अखिलेश यादव आते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो तो उस समय वहां थे भी नहीं।
पहले दिन जब सर्वे हुआ तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आराम से हो गया। दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ जो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, बात यहां तक पहुंच गई, लोगों की जान चली गई? कई बार ये बात होती है, जैसे अब मुकदमा कर दिया जाएगा वहीं के सांसद विधायक पर, बशर्ते कि वो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी वाले का मुकदमा होगा तो उसका कुछ होगा नहीं। हमें एक बात समझनी है कि क्या, चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू पर बात कर लेते हैं। 19 नवंबर को सर्वे हुआ, हुँ, मतलब एक दिन में कोर्ट में कोई जाता है, याचिका दायर करता है कि आईने अकबरी में फला बात लिखी है, बाबर की किताब में ये फला बात लिखी है, बाबरनामा में इसके नीचे 250 साल पुरानी मस्जिद है, उसके पीछे ये मंदिर था, हरिहर मंदिर था। कोर्ट के सामने जिला न्यायालय में ये बात गई, जिला न्यायालय ने कह दिया कि हाँ ठीक है, जी सर्वे कराओ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी कि अयोध्या में जब खुद उत्खनन के कार्य चल रहे थे, अब तो खैर वो मामला चूंकि शॉर्ट जी आउट हो गया इसलिए बार-बार उस पे कुछ कहने का मन नहीं होता, लेकिन फैक्ट क्या है, बौद्धिस्ट अवशेष वहां मिले कि नहीं मिले? बुद्ध के अवशेष मिले कि नहीं मिले? आज कोई बौद्धिस्ट अगर जाकर कहे कि ये जो धाम है, ये मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है, इसका जरा हमें सर्वे करना है, हमें लगता है ये बुद्ध की मूर्ति है। इस मंदिर में लगे इमारत में पत्थर और सामान जो लगे हैं वो बुद्ध के हैं। क्या कोई जिला न्यायालय, छोड़िए हाई कोर्ट, यह अपील का स्वीकृति देगी कि हाँ, ये बुद्धिस्ट लोग सही कह रहे हैं, जाओ जरा सर्वे कर लो? ये एक मंदिर का सर्वे कराने वाले लोग मस्जिद के लिए चले गए तो मस्जिद का सर्वे करने की छूट दे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर 19 नवंबर को अगर वो लोग इतना आतंकी थे, दंगाई थे, बलवाई थे, तो पहले दिन जब सर्वे हुआ तब क्यों ये नहीं हुआ? पथराव क्यों नहीं हुआ? पहले दिन जब सर्वे हुआ तब क्यों ये सारी चीजें नहीं हुई? पहले दिन तो चुपचाप सर्वे हो गया और सारे लोग अपने घरों को चले गए। फिर जुम्मा आता है, जुम्मे की नमाज के वक्त भी पुलिस अलर्ट रहती है, कुछ भी नहीं होता है। फिर ये अचानक मतदान मतगणना के बाद 23 नवंबर को ये सब हुआ, 24 नवंबर को अचानक सुबह अचानक सब कुछ हुआ कि भाई सर्वे टीम जाएगी। सर्वे टीम गई, सर्वे टीम चली भी गई। क्या सुबह-सुबह जाते ही सर्वे टीम पर हमला हो गया? नहीं हुआ। ये फैक्ट्स हैं। अब मैं ये सब कहते हुए भी कह रहा हूं कि अगर कोई निष्पक्ष और तटस्थ जांच होगी, तो एक-एक पहलू का जांच होगा। जब वो लौट रहे हैं, नारे लग रहे हैं, अफवाह उड़ रही है और उस समय आप किसी की भावनाओं को, आपकी भावना अगर भावना है, तो दूसरा भी अगर एक धर्म में आस्था रखता है तो वो भी उनमें भावनाएं आहत होंगी, तो वो भी भावनाओं को भावनाओं की तरह से वो रखेगा। जी ये विवाद हो गया तो पुलिस विवाद होने दे रही है क्या? जी पुलिस गोली चला रही है। अब ये पुलिस यूं करके सामने गोली चला रही है। उसके तुरंत बाद वहां के डीएम, कमिश्नर और एसपी जी का बयान आ रहा है कि हमने गोली नहीं चलाई, वीडियो है जी कि गोली चलाई। ये ठीक वही बात हुई कि हमने मतदाताओं को रोका नहीं वोट डालने से, जबकि वीडियो बता रहे हैं कि बंदूक जी तान दी भाई तुमने और मतदान प्रतिशत गिरा दिया और लोगों को लाठी मार करके तुमने बाहर किया है कि भाई यहाँ तुम्हें अधिकार भी नहीं था कि पुलिस आई कार्ड नहीं चेक करेगी, फिर भी पुलिस ने चेक किया। तो सबूत जब होते हैं तो उसका बस ये होता है कि निष्पक्ष जांच तो इस देश में होगी कहाँ? अखलाक के फ्रिज में क्या था? जुनैद कैसे मरा? पहलू खान को कौन लिंच किया? रकबर को कौन लिंच किया? किस पर किसको न्याय मिल गया? अरे भाई आज इस देश में जेएनयू का एक शोधार्थी उमर जी। खालिद 4 साल हो गया जेल में है, ट्रायल तक नहीं हुआ है। आपने मुसलमानों को यहां पहुंचा दिया है। अच्छा अच्छा लक्ष्मण जी, पुलिस का एक और वर्जन आया है, पुलिस का एक और बयान आया है। पुलिस कह रही है कि हमारी बंदूकों से गोली नहीं लगी है, यानी कि उनकी बंदूकों से लोगों को गोली नहीं लगी है और सरकारी गाड़ियां नहीं जली हैं, निजी गाड़ियां जो थी वो जली हैं। तो पुलिस के इस वर्जन को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, जैसे आज मैं सुन रहा था वहाँ के एसपी का बयान, तो वो जी कह रहे थे कि सरकारी गाड़ी नहीं जली है, प्राइवेट गाड़ी जल गई। जी मतलब आपात स्थिति हो गई थी, कोई छुट्टी पर रहा होगा, घर में रहा होगा, पुलिस ने अचानक उन्हें बुलाया होगा, निजी गाड़ी से वो आ गए जी होंगे। मतलब मुझे याद आ रहा है कि इलाहाबाद में विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, तो सादे ड्रेस में सबसे पहले लाठी मारने वाले लोग सादे ड्रेस में पहुंचे। पुलिस को ऐसा क्या हो जाता है कि सादे ड्रेस में और बड़े गुप्त तरीके से ये सब करते हैं? असल में मैं तो कहूंगा कि जांच का विषय है, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये भी जोड़ दूं कि ऐसी कोई निष्पक्ष और तटस्थ जांच अब इस देश में होगी, इसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है कि गोली कौन मारा और कौन मर गया। बहुत कम उम्र के लोग मार दिए गए। ये वही संबल है, ये वही जिले हैं जहां पर भाई देखिए, अगर एक मंदिर और मस्जिद के बीच एक तो झगड़ा आप खड़ा कर रहे हैं। अभी कल को ये आरएसएस का पुराना नारा था कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है।
तो काशी वाले में, ज्ञानवापी में। और एक जोड़ा तथ्यात्मक चीज जरा जान लें कि इस देश में सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है जस्टिस चंद्रचूड़ की। अभी तो रिटायर हो गए हैं जस्टिस चंद्रचूड़, और रिटायर होने के बाद अब उनको ये देखा जा रहा है कि भाई बड़े महत्वपूर्ण थे। अयोध्या मामले में जो उन्होंने फैसला लिखा है, वहां एक खिड़की दरवाजा खोल दिया जिससे ये विवाद पैदा हो गया। उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो बना था, वो इसीलिए लाया गया था क्योंकि मंडल के विरोध में कमंडल मंदिर का आंदोलन चल रहा था। तो जी। बार-बार आरएसएस ये बात कह रहा था कि हमें कई मस्जिदों के नीचे से मंदिर खोजना है। तो 1991 का उपासना स्थल अधिनियम लाया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में मान लिया जाएगा, उनके साथ छेड़खानी राइट। नहीं होगी। हुँ। राम मंदिर फैसला लिखते समय जब भगवान को याद जी। करके चंद्रचूड़ लिख रहे थे, और जिसके बाद एक दिन जी। आता है कि त्योहार मनाने प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर पहुंच जाते हैं। हुँ। वो ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम जी। कोर्ट में इसको कोर्ट किया गया। जी। ज्ञानवापी 2022 मई 2022, शायद 20 या 21 मई 2022 का मामला है। उस समय कोर्ट जी। कहता है कि देखो भाई, कौन सा धार्मिक स्थल पूर्व में क्या था, इसकी जांच करने से उपासना स्थल अधिनियम 1991 हमें रोकता नहीं है। ये व्याख्या की जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने, और डी वाई चंद्रचूड़ ने वो गलियारा खोल दिया जिससे आग की लपट पहले संभल पहुंची है और फिर जाने कितनी जगह पर जा सकती है। कि भाई चलो, अब धार्मिक स्थल की मूल में क्या था, उसके पूर्व में क्या था, उसके बुनियाद में क्या था, इसके लिए सर्वे, इसके लिए खुदाई, इसके लिए झगड़ा, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी, क्या माना जाए कि अब कुछ बातों में दम लग रहा है, अखिलेश यादव की बातों में दम लग रहा है कि ये सरकार ने कराया है? क्या अपनी सरकार में कोई दंगा करा सकता है? क्या इन बातों में कितना दम लग रहा है? देखिए, मेरा मानना साफ तौर पर यह है कि ये पूरी तरह से जी। नियोजित प्रायोजित परिस्थितियां हैं। ये जी। घटनाएं हुई नहीं है। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी उसी दंगाई और नफरत के माहौल को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसके जरिए वो बटोगे तो कटोगे वाली राजनीति, या लखनऊ की कुर्सी सिक्योर हो जाए, दिल्ली में दावेदारी पुख्ता हो जाए। एक लाइन में हमने सारी बात कह दी। इसलिए देश को जितनी बड़ी नफरत की आग में डालना है डाल दो, जहां दंगा कराना है करा दो, पुलिस का इस्तेमाल करो, न्यायपालिका आपका साथ देने लग रही है, और टेलीविजन बैठ करके ये कहेगा कि पत्थर मार दिया तो गोली मार दोगे, पत्थर मार दिया, देखो पत्थरबाज हैं, देखो ये हैं, आतंकवादी हैं, देखो दंगाई बलवाई हैं, और 800 लोगों के नाम अज्ञात है, तो जिसको मन करे उसको जेल में डाल दो। तो ये एक सुनियोजित साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का यही मॉडल है। वो इस देश में संविधान को कतई दिल से नहीं मानते। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो काम कर रहे हैं। वो उन्होंने संविधान का विरोध किया 1949 के 3-4 दिन बाद। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, और 26 नवंबर 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में आरएसएस लिख रहा है कि ये संविधान तो गड़बड़ है, ये हमारा संविधान है ही नहीं, इसको हम मानते ही नहीं। फिर 1986 में इसका विरोध किया, 1993 में इसका विरोध किया, अभी 400 सीट मांग रहे थे, एक संविधान बदल जाए। ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। वो इस देश में संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सबको सबके हिस्से का हक अधिकार दे नहीं पा रहे, शिक्षा रोजगार दे नहीं पा रहे, वहां वैकेंसी नहीं हो पा रही। ये उत्तर प्रदेश है, 5 साल से टेट और पेट की डिग्री लेकर के बच्चे बैठे हैं, वैकेंसी करा नहीं पा रहे, और एक भी एग्जाम ढंग से करा नहीं पाया, और नौकरी वहां पे हुई नहीं, महंगाई इतनी कम, कोर्ट डांट फटकार कर रही है, पूरी तरह से फेल है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो आप उस फेल पर चर्चा न करें, इसलिए दंगा पर चर्चा करें। इसलिए तो चलो भाई, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजो, यही एक काम बचा रह गया है। और इसलिए यह भाजपा की साजिश है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आपने उपचुनाव जैसे कराए हैं, क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? क्या इतने % लोग जब वोट ही नहीं डाल पाएंगे, चिन्हित करके बंदूक तानी जाएगी, तो इस पे चर्चा ना हो। इसलिए इस तरह के विवाद तुरंत लाए जा रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 4 से 5 नौजवानों की जान चली जाए। इस देश में एक-एक जान की कीमत है, और इसका जवाब कौन देगा? उनके परिवार को। जैसे वो गोपाल मिश्रा बहराइच में मारा गया, कौन पूछ रहा है कि आज उसके परिवार के साथ क्या हो रहा होगा? वह क्या उसका न्याय मिला, उसके परिवार किस मुश्किल में है? वैसे ही आज ये नईम मरा, या कोई 4-5 मुस्लिम नौजवान मर गए, तो कल को ये इनकी परिवार को कौन रक्षा करेगा? ये बीजेपी का मॉडल है, बीजेपी का एजेंडा है, और बीजेपी ही ये सब करा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की, चर्चा की, आपने समय निकाला, संभल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।